हेलो एवरीवन। आज हम कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं। हर एक एलिमेंट और उसका एटम हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करता है और स्टेबल होने के लिए उसके फर्स्ट आउटर ऑर्बिट में या तो ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसकी आउटर ऑर्बिट अगर फर्स्ट ऑर्बिट रही तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और अगर सेकेंड से लेके आगे की कोई भी ऑर्बिट अगर लास्ट ऑर्बिट रही, आउटर ऑर्बिट रही, तो उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन किए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बिफोर स्टडिंग दिस कोवैलेंट बॉन्ड वी विल हैव सम ब्रीफ आइडिया ऑफ आयनिक बॉन्ड। कंसीडर कीजिए मेरे पास एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, दैट मीन्स उसमें 11 प्रोटॉन्स है एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल होने की वजह से अभी ये सोडियम का एटम न्यूट्रल है। वैसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, मतलब उसमें 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी ये क्लोरीन एटम भी न्यूट्रल है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है। अब जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, दैट मीन्स ये सोडियम और क्लोरीन एटम स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, तब वो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन या फिर शेयर करेंगे। लूजिंग गेनिंग रहा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड के बारे में सीख रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए अब इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 एंड क्लोरीन का है 287। इसकी थर्ड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो टू गेट इट स्टेबल 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन में भी थर्ड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 लूज करने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। तो सोडियम के पास एबिलिटी आई टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास एबिलिटी आई टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर उन्होंने वैसे किया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8 और इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,8। दैट मीन्स ये अब एटम स्टेबल हो चुका है, ये भी स्टेबल हो चुका है, लेकिन अब चार्जेस में डिफरेंस आ चुका है। क्योंकि पहले सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज चला गया। अब उसके पास पॉजिटिव चार्जेस 11 है बट नेगेटिव चार्जेस सिर्फ 10 बचे हैं। तो ये कैंसलेशन के बाद उसके पास एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा रहा, इसीलिए अब सोडियम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये न्यूट्रल एटम बिकॉज ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन बना। वैसे ही इस क्लोरीन में पहले 17 पॉजिटिव चार्जेस और 17 नेगेटिव चार्जेस थे और तब वो न्यूट्रल था। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से अब उसके पास पॉजिटिव चार्जेस तो 17 है बट नेगेटिव चार्जेस 18 हुए। इसके वजह से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया और उसका नेगेटिव आयन दैट इज एनायन Cl- बना। नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनको एनायन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्जेस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस को कैटायंस कहा जाता है। अब ये Na+ और Cl- अपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में अट्रैक्शन और हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया NaCl। तो ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड हमारे डे टू डे लाइफ का कॉमन सॉल्ट है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl इस तरीके की केमिकल रिएक्शन से बना और ये कंपाउंड बनने के लिए 2 डिफरेंट आयंस
इन्वॉल्व हुए, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। और ये आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सोल्यूबल इन वाटर, और जब वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनके आयंस इजीली डेवलप होते हैं, इसीलिए ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। ये हुआ ब्रीफ आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब हम डिटेल में कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में देखिए। कोवैलेंट बॉन्ड में लूजिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। अब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जिसके वजह से उनके आउटर ऑर्बिट्स ओवरलैप हो जाते हैं, और वो आउटर ऑर्बिट ओवरलैप होने की वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस कोवैलेंट बॉन्ड में लूजिंग गेनिंग ना होने की वजह से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बनते। तो वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड दैट इज H2, जो दो हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से बना है, जिसमें हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अनदर हाइड्रोजन एटम उसके भी आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उनके ऑर्बिट्स ओवरलैप हो जाएंगे। इस ओवरलैपिंग की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन और इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसकी वजह से इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई, और टेम्पररी बेसिस के लिए इस कंपाउंड में ये दोनों भी स्टेबल हो गए और कंपाउंड बना H2, और दो H में बॉन्ड बना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए दो अलग अलग एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, तो उसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। स्टेबल होने के लिए या तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, जब वो गेन करता है तब वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। So let's take the example of oxygen, जिसमें ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। We are considering here only the outer orbit of oxygen, ये आउटर ऑर्बिट जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब जिसमें से 2 वो शेयर करने वाला है, तो आई एम शोइंग द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। दूसरा ऑक्सीजन, उसका न्यूक्लियस और उसकी आउटर ऑर्बिट यहाँ पे शेयर हो गई, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को दोनों शेयर कैसे करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, और एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये और एक शेयर करेगा, अब ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो अब देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में उसके खुद के 6 प्लस शेयर किए हुए 2, तो दैट मीन्स टोटल 8 है, और इसके भी आउटर ऑर्बिट में उसके खुद के 6 प्लस शेयर किए हुए और 2, तो टोटल 8 है। मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज डबल कोवैलेंट। तो ऑक्सीजन दो सेम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यही ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो हमारा कंपाउंड बना H2O। तो यहाँ पे ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये दूसरा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा क्योंकि उसके पास शेयर करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन सिंगल भी फॉर्म कर सकता है, डबल भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है। अगर ऐसे ही हम एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और जिसकी वजह से उसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है। तो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। एवरी टाइम मैं सिर्फ आउटर ऑर्बिट ही दिखा रही हूँ, और
इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे वो बता रही हूँ, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ आउटर ऑर्बिट मेंशन करते हैं। तो इस नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 3 वो स्टेबल होने के लिए शेयर करने वाला है, बचे हुए 2 मैंने ऐसे दिखा दिए। दूसरा नाइट्रोजन एटम, उसकी आउटर ऑर्बिट इसके साथ ओवरलैप हो गई, और उसके बचे हुए 2, दोनों में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। इसने एक शेयर किया, इसने एक शेयर किया, इसने एक शेयर किया, इसने, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हुए, दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। नाइट्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, जैसे इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, एक दूसरा, तो ये इनका बना NH3, ये अमोनिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। NH3 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, ऐसे बना दिया मैंने तो वो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट के साथ शेयरिंग दिखाया तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इफ इन द एग्जाम इट इज आस्क्ड दैट शो द डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज ईजियर टू ड्रॉ फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग कहाँ पे कितने सिंगल और डबल कोवैलेंट बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि एवरी कोवैलेंट बॉन्ड में हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कार्बन का देखेंगे तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कार्बन 1, 2, 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। टेट्रा बॉन्ड, दैट इज टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड, जो बहुत ही वीक इन नेचर होता है, तो थियोरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन ने के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक दूसरे हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एंड चौथे हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन बना, दैट इज CH4। तो इससे अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये कार्बन का न्यूक्लियस, उसकी आउटर ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है 4 जगह दिखाने हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे इस ऑर्बिट के साथ हाइड्रोजन की आउटर ऑर्बिट शेयर होगी और उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, तो ये उसका न्यूक्लियस और उसकी आउटर ऑर्बिट और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अगेन वन मोर हाइड्रोजन, वो उसका इलेक्ट्रॉन, अगेन वन मोर हाइड्रोजन, वो उसका इलेक्ट्रॉन। एवरी कोवैलेंट बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। CH4 ये मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर पूछा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आप डॉट से दिखाइए और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस से दिखाइए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये कोवैलेंट बॉन्ड्स में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब आयंस फॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से मैक्सिमम, और यू कैन से ऑल द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, एंड वाटर में इनसोल्युबल है, साथ ही साथ उसमें आयंस नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी नहीं कर सकते। दैट मीन्स कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में अगर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो आयनिक बॉन्ड्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स वीक होते हैं। रीजन, आयनिक कंपाउंड्स 2 आयंस के बीच का चार्जेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। यहाँ पे वैसे कोई चार्जेस डेवलप नहीं हुए हैं, तो फिर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा। ये ओवरलैपिंग इजीली क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स हाईली रिएक्टिव रहेंगे और उनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी।
इससे उल्टा आयनिक कंपाउंड जो रहेंगे वो कम रिएक्टिव रहेंगे और उनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड में अगर हम स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं तो सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। डबल कोवैलेंट कंपाउंड्स एज कंपेयर टू सिंगल थोड़े से वीक होते हैं एंड ट्रिपल कोवैलेंट कंपाउंड्स और भी ज्यादा वीक होते हैं। मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, उससे थोड़ा सा वीक डबल और सबसे वीक क्या रहेगा, ट्रिपल। मतलब हाईली रिएक्टिव ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव डबल कोवैलेंट बॉन्ड और सबसे कम रिएक्टिव सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है, और सारे बॉन्ड्स अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स रहेंगे तो उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है।